जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर नर्सिंग MER के प्रश्नोत्तर के बारे में। इसमें आपको कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके कुल पूर्णांक आपके 200 मार्क्स होते हैं। पासिंग मार्क्स 80 रखा जाता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाता है। वहीं पर गलत उत्तर के लिए आपको पूरा का पूरा 1 नंबर काट लिया जाता है। -1 की निगेटिव मार्किंग की जाती है, अर्थात 1/4। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट जो है वह जनरल नॉलेज का होगा। जनरल नॉलेज में आपका पहला प्रश्न दिया गया है, द केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक नेशनल पार्क है जो कि बिशनपुर में है। बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वह आपको पड़ता है मणिपुर स्टेट में। ठीक है, और यह कुल 40 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो फेमस है वह है आपका इल्डस डियर के बारे में। ठीक है, इल्डस डियर यहाँ का फेमस है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका हो जाएगा मणिपुर, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। ठीक है, बिशनपुर मणिपुर। तो फर्स्ट का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आपका सेकेंड प्रश्न दिया गया है, हु इज अवार्डेड विथ रामा अर्जुना प्राइज इन 2021। रामा अर्जुन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, यह जो है यह आपको जाता है डॉक्टर नीना गुप्ता को। ठीक है, नीना गुप्ता जो हैं गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन, और ये प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। ठीक है, और सबसे यंग गणितज्ञ होने की वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड का उत्तर बी हो जाएगा, डॉक्टर नीना गुप्ता। ठीक है, तो सेकंड का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा है, ग्लोबली दिसंबर 1 इज सेलिब्रेटेड एज। विश्व स्तर पर 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? देखिए, विश्व स्तर पर जो है 1 दिसंबर आपको एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। और आपको यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट आपको दिया गया है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, यह आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर। ठीक है, और नेक्स्ट आपका दिया गया है वर्ल्ड हैबिटेट डे, यह आपको फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो गया? थर्ड का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, फोर्थ आपको दिया गया है, जैतिया ट्रिबल इज इनहैबिटेड इन विच स्टेट। जैतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए, जैतिया जनजाति जो है यह आपके मेघालय, मेघालय कहाँ है? इंडिया में। ठीक है, इंडियन स्टेट मेघालय में जैतिया जनजाति निवास करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पांचवा प्रश्न है आपका, द साउदर्न रेलवे इज हेडक्वार्टर एट। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय है वह आपका चेन्नई पड़ता है, जो कि डी में दिया गया है। तो 5 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? और बच्चों देखिए, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स के ढेर सारे सेट्स दिए गए हैं। 50 प्रैक्टिस सेट है, 50 सेट हैं आपको PDF के रूप में, जिसका चार्ज आपको 51 रुपये पड़ता है। या तो ये आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं या टेलीग्राम के थ्रू। आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे 7979946092 पे, या फिर आप दिए गए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 50 सेट हैं, इंग्लिश मीडियम के अलग हैं, हिंदी मीडियम के अलग हैं। जो आप ट्राई करना चाहेंगे ट्राई करेंगे, लगाएंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। छठा प्रश्न आपको दिया गया है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे GV मावलंकर।
अब जीवी मावलंकर फुल फॉर्म क्या होगा? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, कब से कब तक थे? तो यह थे आपके 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 के बीच रहे थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सातवां आपको दिया गया है, व्हाट इज द स्टेट वर्ड ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है इसका राज्य पक्षी कौन सा है। तो वहाँ का जो राज्य पक्षी है वह है सारस। ठीक है, क्रेन। अब सारस जो है वह ब्लैक नेक वाली, काली गर्दन वाली सारस जो है वह आपके यूनियन टेरेटरी लद्दाख का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आठवां आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? देखिए, स्थलीय ग्रह कैसे ग्रह होते हैं? वो ग्रह जहां पर चट्टान होते हैं स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, और जहां पर चट्टान नहीं होते हैं वह अस्थलीय हो गए। ठीक है, तो जो स्थलीय नहीं है उनमें आपके आ जाते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? सैटर्न दिया गया है ना, शनि हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, और वहीं पर यदि हम स्थलीय की बात करें तो स्थलीय में आपका मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, तो मरकरी दिया गया है, वेनस दिया गया है, अर्थ दिया गया है, और मार्स जानते हो ना, मंगल, ये आपके स्थलीय ग्रह हैं, यहाँ पर जीवन संभव है। और आपका सैटर्न, ठीक है, शनि, जुपिटर, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? कोई भी दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। देखिए, सिलेबस की वीडियो डाल दी गई है, उसका पीडीएफ डाल दिया गया है, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेट करा रहा हूँ इसके पीडीएफ भी डाल दिए जाएंगे, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और जो दोस्त आपके पढ़ रहे हैं नर्सिंग उनको वीडियो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नौमा आपको दिया गया है, हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट? संसद को भंग करने का अधिकार किसको है? तो देखिए, संसद को भंग करने का जो अधिकार है वह दिया गया है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यह कहाँ बताया गया है? यह आर्टिकल 85 के 2B में। ठीक है, आर्टिकल 85 के 2B में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वह किसी भी संसद को भंग कर सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका जीके का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? वानखेड़ स्टेडियम इज फेमस ग्राउंड फॉर? वानखेड़ स्टेडियम जो है यह मुंबई में है, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपके क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1975 से वहां पर क्रिकेट खेला जा रहा है। एक सीरीज चल रहा था 1974-75 में, ठीक है, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच। तो उसी का टेस्ट यहाँ पर खेला गया था, शुरुआत टेस्ट से हुई थी। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपके मैथ के प्रश्न हैं, और मैथ के बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। क्या दिया गया है? इफ cos थीटा बाई 1 प्लस साइन 90 इक्वल्स टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए पहले देखिए क्या दिया गया है? cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 90। तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 90 बराबर 1 हो जाता है। तो क्या हो गया? cos 1 और साइन 90 की जगह क्या आ जाएगा? 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/4। ये आपका हो गया cos थीटा इक्वल्स टू 2/4। अब देखिए 1/2 हो गया ना, तो cos थीटा यदि 1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, पढ़ रखा है ना?
तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री आपके डी में दिया गया है, तो 11 का उत्तर डी हो गया ना। समझ गए? इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने हैं। मैथ के 5 प्रश्न आएंगे अब, आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th आपका दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिए ये आपने प्रूव करने वाला पढ़ रखा होगा ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3abc, ये होती है ना, ये फार्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 होता है, ये आपने पढ़ रखा है ना। ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू 0, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर यदि हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc लिख सकते हैं ना, ये इस तरफ आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3abc हो जाएगी। ठीक है, ये प्रूफ करने वाला फार्मूला है। यदि इसको करना चाहते हो तो मैं यहाँ भी करा दूंगा, लेकिन ये फार्मूला है इसलिए क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 होता है, अतः ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc चला आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 12 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 13 आपको दिया गया है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग लेंथ 112 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 112 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आसान फार्मूला जानते हो ना, पहले तो एस निकालो। एस बराबर क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 112 प्लस 78 प्लस 50 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 240 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 120। ऐसा आपका 120 आ गया, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। ये आपका हो गया 120 इंटू 8 इंटू 42 इंटू 70, और ये आपका अंडर रूट में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका कुल मल्टीप्लाई होके 2822400 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो वर्गमूल निकालने के बाद आपका आ जाएगा 1680। ठीक है, ये आपका वर्गमूल निकल कर चला आएगा, ये आपका हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो ये ढूंढिए कहाँ दिया गया है? ये 13 के ए में दिया गया है, तो 13 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ें। 14 आपको दिया गया है द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज। यहां पर दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो हमें इसका क्या निकालना है? व्युत्पन्न, डेरिवेटिव निकालना है ना। तो आपने पढ़ा होगा 11th में, वही चीजें यहां पर दी गई है। एफ एक्स इक्वल्स टू 3x दिया गया है, तो आपने पढ़ा होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है लिमिट h इक्वल्स टू 0, और ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एफ डैश 2 इक्वल्स टू लिमिट h इक्वल्स टू 0, और ये हो गया आपका 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3 इंटू 2 बाई में h। ठीक है, तो ये एफ डैश 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लिमिट h 0, और ये 6 प्लस 3h माइनस 6 बाई h। अब ये 6 और ये 6 कट गया, h से h कट गया, तो f डेरिवेटिव 2 इक्वल्स टू लिमिट h बिलोंग्स टू 0 और 3 आ गया। तो क्या हो गया? f when x equals to 2 then derivative of fx 3x equals to 3। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपके 11th में पढ़ा होगा आपने। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% per annum simple interest. After 3 years he had to pay 5400 interest
ओनली फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज। एक व्यक्ति ने बैंक से 12% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसे केवल उस अवधि के लिए 5400 रुपये देना पड़ा। उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि क्या है? देखिए एस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर बाय 100 होता है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया? 5400 इक्वल्स टू एक्स इंटू, अब यहां पर देखिए समय कितना है? 3 वर्ष टाइम 3 रेट 12 बाय 100। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 5400 गुने 100 बटे 3 गुने 12। अब 12 से काटिए इसको तो यह कट जाएगा 450 बार में। 3 से काटिए 150 बार में। तो 150 गुने 100 बराबर 15,000 निकल कर चला आएगा। और 15,000 आपके सी में दिया गया है, तो 15 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। समझ गए? ये 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे। मैथ यहाँ पर खत्म होता है। अब आपका क्या शुरू हो जाएगा? अब आपका यहाँ से फिजिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में दिया गया है मैटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? देखिए पदार्थ जो है 3 रूप में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में कोई भी मैटर पाया जाता है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 17। द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। किसी भी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र में भार क्या हो जाएगी? वह आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। उत्तर आपका 17 का बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। 18 आपको दिया गया है अ पार्टिकल मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कण जो है एक समान वेग से गति करता है, तो क्या होता है? जब वह एक सीधी रेखा में गमन करेगा, एक सीधी रेखा में चलेगा, तभी उस पार्टिकल के जो मोशन होते हैं वह यूनिफॉर्म में हो जाते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए है कोई द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, तो उसमें कोई मोशन होगा ही नहीं। द पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व पाथ, जब कर्व पाथ में घूमेगा तो एक समान वेग नहीं हो पाएगा किसी भी कण में। नेक्स्ट है आपका द पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो भी नहीं हो पाएगा, वक्र में घूमा तो भी नहीं हो पाएगा। व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तब क्या होता है कि सभी पार्टिकल्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है अ कॉइन फ्लिक्स अक्रॉस अ टेबल स्टॉप बिकॉज। मेज पर उछाला गया सिक्का रुक जाता है, क्यों? अब देखिए ये एक मेज है, इस पे आपने एक कॉइन घुमाया। ठीक है, यह घूमते 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 रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जब यह मेज पर घूम रहा होता है तो मेज के साथ घर्षण बल काम करता है, उस सिक्का और मेज के बीच फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, इसी वजह से वह रुक जाता है। The table exert a friction force on it. That's why coin stop when it flicks on the table. Okay, उत्तर क्या हो गया? 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यदि घर्षण बल लगते किसी वस्तु पर, तो यदि वह मोशन में होती है तो वह विश्रामावस्था में आ जाती है, जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य करना बंद ना कर दे। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। चलिए आगे बढ़ें। 20 आपको दिया गया है when a stone tied to a string is railed in a circle, the work done on it by the string is। एक पत्थर को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार घुमाया जाता है, तो रस्सी द्वारा उस पर किया गया कार्य क्या होता है? देखिए जब भी एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ में रस्सी पर घुमाया जाएगा बांधकर, तो क्या होता है कि इस रस्सी और ये जो पथ है उसके बीच टेंजेंट बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका एफ एस कॉस 90 हो जाता है। वर्क डन जो हो जाएगा यह आपका फोर्स एस कॉस थीटा होता है। तो कॉस 90 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 0 ना, इसलिए पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का उत्तर सी हो गया। जब एक पत्थर को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो रस्सी द्वारा उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है,
आपने पढ़ा होगा ना टेंशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब क्या होता है कि सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये आपका टेंशनल फोर्स बन रहा है, तो ये बन जाता है cos 90 और ये हो जाता है 0। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ें। अब आपके जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे बायोलॉजी से। तो देखिए बायोलॉजी में कैसे प्रश्न दिए गए हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न बायोलॉजी का। क्या दिया गया है? 21st है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वह अरस्तु हैं, अरिस्टोटल। और अरस्तु को जूलॉजी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रीक के रहने वाले थे, ये ग्रीक फिलोसफर थे। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अरस्तु, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 21 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आ गया मजा। चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका कहलाता है ऑर्थनोलॉजी। ठीक है, ऑर्थनोलॉजी देखिए आपका डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बाइफोकल लेंस आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम। देखिए बाइफोकल लेंस जो है वहां प्रयोग किया जाता है जो आदमी मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों से पीड़ित होते हैं, जिसको कि एक साथ बोला जाता है प्रिस्बायोपिया। क्या बोला जाता है? PRESBYEPIA, प्रिस्बायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों से पीड़ित होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिस्बायोपिया। ठीक है, तो उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। उत्तर कहाँ दिया गया है? देखिए मायोपिया एंड हाइपर माइट्रोपिया, ए हो जाएगा। हाइपरमाइट्रोपिया बट नॉट मायोपिया, मायोपिया बट नॉट हाइपरमाइट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमायोपिया, कोई एक नहीं, जो दोनों से प्रेरित होते हैं वहां पर प्रयोग में लाया जाता है। तो 23rd का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 24 आपका दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ किर्थ इन द स्टीम ऑफ अ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने में परिधि की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए परिधि की वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार है वह होता है आपका मेरिस्ट्रोम। ठीक है, मेरिस्ट्रोम एक टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। तो मेरिस्ट्रोम यहां पर दिया गया है लेटरल मेरिस्ट्रोम के नाम से। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। लेटरल मेरिस्ट्रोम जो होते हैं वह सेल डिवीजन के लिए जिम्मेवार होते हैं, जिसके वजह से तने के परिधि में वृद्धि होती है। ठीक है, तो 24 का उत्तर डी हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपको दिया गया है, क्वासी ओरकोर। देखिए क्वासी ओरकोर जो है इसको कुपोषण के नाम से जाना जाता है, और यह किसके कमी की वजह से होता है बच्चों में बताइए? यह होता है आपके प्रोटीन के कमी की वजह से। ठीक है, तो पढ़िए ऑप्शन, सफिशियंट कार्बोहाइड्रेट्स बट लेस फैट। लेस फैट नहीं, आहार में वसा की कमी से नहीं होता। दूसरा आपका दिया गया है प्रोटीन की कमी, ये ठीक है। ये वाला देखिए, सफिशियंट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स बट डिफिशियंट प्रोटीन इन डाइट। यदि पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और वसा ले रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उस बच्चे में क्या हो जाएगा? आपका क्वासी ओकर हो जाएगा, जिसको कि कुपोषण के नाम से जाना जाता है। कुपोषण, बच्चे के शरीर में हड्डियां सिर्फ दिखाई देती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका बी हो गया। आया मजा? चलिए आगे बढ़ें। 26 आपको दिया गया है, द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इज, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन जो है वह आपका कोल है। यहाँ पर देखिए सोलर एनर्जी यह खत्म नहीं होगा, विंड एनर्जी खत्म नहीं होगा, हाइड्रोथर्मल एनर्जी यह भी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोल जो है यह समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से मुझे ध्यान आया कि हमने एक वेबसाइट बना रखी है, स्टडी एंड अपडेट्स डॉट इन। तो डॉट इन जो हमने बनाया था वह बनाया था ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए। और इसकी कॉस्टिंग सालाना 20,000 से ऊपर चली जाती है। ठीक है, 20,000। और यह होने वाला है एक्सपायर, और इसके लिए मुझे 20,000 की जरूरत पड़ेगी।
आजकल गूगल के पॉलिसीज की वजह से कुछ अर्निंग होती नहीं है। तो यदि आप लोग की हेल्प होगी तो मैं इसको फिर रिन्यू कर दूंगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने कुछ डोनेट किया ताकि इस साइट को रिन्यू किया जाए, इस पे मॉक टेस्ट चलाया जाना चाहिए बच्चों के लिए, तो मैं इसको रिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी की मदद की जरूरत होगी, और मदद आप इस नंबर के थ्रू कर सकते हैं, 7979946092। ये नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह उपलब्ध है। मैं लिंक भी दे दूंगा, यदि आप हेल्प करना चाहें तो उस लिंक पे जाकर, यदि 2020 भी पर बच्चा कर देता है, तो मैं आशा करता हूं कि अगले 3-4 महीने में इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं इस साइट को रिन्यू कर दूंगा। इसके जो मॉक टेस्ट वाला पैनल है उसको रिन्यू कर दूंगा, और आप लोग फिर आसानी से उस मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। अभी क्या है कि चीजें उपलब्ध है, पर एक्सपायर हो जाने की वजह से 3 साल का था, मैंने जब बाय किया था तो 3 साल का था, ठीक है। तो अब वह एक्सपायर हो गया, अब मुझे इसे रिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही है, कमाई नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से मैंने उसको स्थिर छोड़ दिया है। यदि आप सभी बच्चे मदद करते हैं, अपना कुछ योगदान देते हैं, 20, 30, 50, जो आपसे बन पड़े, यदि आप योगदान करते हैं, तो मेरा वादा है कि मैं इसको फिर से रिन्यू कर दूंगा, और सब बच्चों के लिए यह उपलब्ध हो जाएगा। जैसे चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, बिना किसी लॉगिन के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, वैसे ही चीजें उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। और सभी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट इस वेबसाइट पर दे पाएंगे। तो यदि आप मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर का प्रयोग करें, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिसके थ्रू भी हो, कुछ डोनेट कर दें ताकि मैं वेबसाइट को रिन्यू कर दूं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ें। अब आपका अगला 27 दिया गया है, डैश आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। डैश को वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है। देखिए, वनस्पति जगत का उभयचर जो है वह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, और वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वह रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। 28 आपको दिया गया है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप निम्नलिखित में से क्या है। तो सामान्य रक्तचाप जो होता है वह 120/80 mm होता है, ठीक है, 120/80 mm। तो 28 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 29 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिन फिश। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री मछली है। तो देखिए, समुद्री मछली में आपका आता है हिल्सा, सार्डीन, मैक्रेल एवं प्रोम्फेट, ये सारी समुद्री मछली है। तो इसमें आपका हिल्सा दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, विच प्रोटीन शुगर पेयर इज प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म मौजूद होता है। तो दूध में देखिए लैक्टोज पाया जाता है, एक मिल गया, दूसरा आपका केसीन हो गया। तो केसीन और लैक्टोज शर्करा जो है यह दूध में पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एस्टोमेटा आर श्यूकीन टाइप इन। धसे हुए प्रकार के एस्टोमेटा डैश में होते हैं। देखिए, धसे हुए प्रकार के एस्टोमेटा जो हैं यह आपके तने में होते हैं, ठीक है। तना जो होता है यह आपका जमीन में धसा होता है, और इसकी ग्रोथ के लिए ये जिम्मेवार होता है, ठीक है। तो ये आपका पाया जाता है जीरो फाइटा में। ओके, तो जीरो फाइटा आपके बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 31 का उत्तर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वह आपके बोरोन होते हैं, ठीक है, पोटासियम होते हैं, कॉपर होता है, ठीक है, सोडियम नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, ठीक है।
तो ये तत्व जो हैं यह आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए उपयोगी हैं। सोडियम उपयोगी नहीं है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है ह्यूमन हार्ट्स, मानव हृदय। तो मानव हृदय जो होता है वह चार कक्षी होता है, 4 हार्ट चैम्बर होता है। ठीक है, तो 33 का उत्तर ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। फूल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रजनन अंग नहीं है? तो देखिए फूल का जो है आपका एस्पेरल। एस्पेरल क्या होता है? वो ग्रीन कलर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जैसे ये एक फ्लावर है, इसके नीचे में जो ये ग्रीन कलर का होता है ये होता है स्पैरल। इसी ग्रीन में एक अंडाशय भी होता है, लेकिन ये जो हिस्सा हो गया ये स्पैरल होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत नहीं आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एस्पेल, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ें। अब आपका 35 जो कि बायोलॉजी का आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यह है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का उत्तर बी हो जाएगा। आपने क्या क्या देखा? आपने देखा जीके, आपने देखा फिजिक्स, आपने देखा बायोलॉजी, आपने देखा मैथ। तो चार तो पूरे हो गए। अब आपका आखिरी बचा केमिस्ट्री, और इसके भी प्रश्न मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, ये हैं आपके नए सिलेबस के अनुसार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या सब दिया गया है। केमिस्ट्री में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? देखिए क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल और ईथर। इथाइल अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म ये सब क्या हैं? गैस हैं। वहीं पर आइडोफॉर्म ये क्या है? आपका सॉलिड। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 36 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 37 आपको दिया गया है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की बंधुता सबसे कम किसमें होती है? यहां पर दिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन। तो देखिए यहां पर जो है आर्गन, यह आपके ग्रुप 18 का एलिमेंट है, जो कि नोबल गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 37 का उत्तर डी हो जाएगा। नोबल गैस को कहां डाला जाता है? बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें नोबल गैस को डाला जाता है, ताकि ये रिएक्ट ना करेंगे और ना ही इनकी वजह से आग लगेगी। ठीक है, 38 दिया गया है द बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। रक्त की बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त की जो बफर प्रक्रिया होती है वह होती है बाइकार्बोनेट एनियन HCO3 माइनस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आपका कार्बोइक एसिड जो कि H2CO3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 39 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम मास। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो यहां पर देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है मोलर मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ NH3, तो ये हो जाता है 1.7 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा? तो यह आपका 1 ग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1022 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यह आपका हो जाता है 0.7304 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट आपका 0.1 मोल ऑफ H2O, यह आपका 0.1 हो जाता है। तो इन सब में से ज्यादा किसका हो गया? 1.7 ग्राम वाला ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकेम वेरी लेट बिकॉज। न्यूट्रॉन की खोज जो है बहुत देर से हुई, इसका वजह क्या है? तो इसका वजह यही है कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं था, और जिसमें चार्ज नहीं था तो लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे दिए, न्यूट्रॉन पे नहीं दिए, इसी की वजह से यह बाद में खोजा गया। तो उत्तर देखिए इसमें कोई आवेश नहीं है, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज, डी में दिया गया है। तो 4D का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 41 आपको दिया गया है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल। गैस बुलबुले के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए गैस बुलबुले के निर्माण के लिए सबसे सत्य कथन हो जाएगा कि यह एक
रासायनिक परिवर्तन है, इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, तो केमिकल चेंज देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 41 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 42, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फिफ्थ पीरियोडिक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए देयर आर 18 एलिमेंट्स, उस समय कुल 18 एलिमेंट्स पाए गए थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 43rd आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ वाटर एट द हाई रेट। तो वाटर के साथ रिएक्शन ये सबसे ज्यादा रुबीडियम का होता है, रुबीडियम हाई रेट पे करता है, फिर आपका पोटासियम, फिर आपका सोडियम, और फिर आपका लिथियम। ठीक है, तो आरबी सबसे हाई पे है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो 43 का उत्तर डी हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक एजेंट ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो देखिए इन सभी में से जो आपका है SO2, H2O2 और HNO2, यह सभी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट में यूज किए जाते हैं। तो SO2 दिया गया है आपके बिल्कुल सी में, तो 44 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ें। 45 आपका दिया गया है, विच आर मटेरियल्स जनरली इम्प्लॉयड सोल्डर इन सोल्डरिंग ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग ऑपरेशन में सोल्डर के रूप में आमतौर पर कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें आपके जो होते हैं लेड और टिन होते हैं। ठीक है, लेड और टिन मतलब सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 45 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। जब आप कोई भी मदरबोर्ड हो या फिर किसी प्रकार का बोर्ड हो उस पे सोल्डरिंग करते हैं किसी वायर का, तो उसमें हम लोग जो सामग्री यूज करते हैं वह बना होता है सीसा और टिन का। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 46 आपका दिया गया है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन वाटर गैस इज। जल गैस में सबसे अधिक अनुपात में मौजूद घटक। देखिए क्या होता है, H2O, ये फॉर्मूला होता है ना, तो 2:1 का रेशियो, तो हाइड्रोजन कितना है, ज्यादा हुआ ना, 2 के रेशियो में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 46 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, H2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होता है। तो देखिए चांदी जो है आपका जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें चांदी नहीं होता है। इसका दूसरा नाम है निकेल सिल्वर। क्या नाम है, निकेल। ठीक है, इसका दूसरा नाम जर्मन सिल्वर है। और जितने भी गहने बनते हैं लेडीज के चमकीले वाले, वह इसी से बनते हैं। और इसका जो कलर है वह सिल्वर कलर का था, इसीलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर रखा गया। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 47 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? और दोस्तों यदि आप चाहते हो ऑनलाइन टेस्ट देते रहना, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं, 20 रुपीज़ हो, 30 रुपीज़ हो, 50 रुपीज़ हो, इससे ज़्यादा डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चे इतने हेल्प करते हैं तो मुझे आशा है कि उतने पैसे हो जाएंगे, जिससे कि मैं studyandupdates.in को रिन्यू भी कर दूंगा अगले साल के लिए। और उनका जो ऑनलाइन टेस्ट रुक जाता है, अभी नहीं चल पा रहा है, वह भी रिन्यू हो जाएगा। तो यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें मदद कर सकते हैं 7979946092 पर। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इनके थ्रू फीस समझ लें, गुरुदक्षिणा समझ लें, वो आप पे कर सकते हैं। पे करके हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और भी सुविधाएं दे सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 48 दिया गया है, सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर मेटल। सल्फाइड अयस्क डैश धातुओं के लिए आम है। तो सल्फाइड अयस्क जो है वह AgCuPb, AgCuPb। ठीक है, ये हो गया लेड, ये हो गया कॉपर, और ये हो गया सिल्वर। ठीक है, तो इन धातुओं के लिए आम है। उत्तर आपका 48 का
ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 आपका दिया गया है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का सबसे समृद्ध स्रोत। तो नाइट्रोजन का सबसे समृद्ध स्रोत जो होता है वह सूखा हुआ रक्त होता है, ड्राइड ब्लड। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न, और ये रहा 50। क्या दिया गया है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग एंड रोटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलने, पकने, जंग लगने और सड़ने के लिए सत्य है? तो देखिए, जंग लगना हो गया, जलना हो गया, पकना हो गया, सड़ना हो गया, इन सभी के लिए जो है आपका केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? यह एक केमिकल चेंजेज है। ओके, तो उत्तर आपका 50 का ए हो जाएगा, इट इज अ केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो 50 का उत्तर ए हो गया। कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप कर लेना, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, पीडीएफ के लिंक नीचे दिए गए हैं, डोनेशन करना हो तो इस नंबर का प्रयोग कर लेना। ठीक है, मॉक टेस्ट देना हो तो उसके लिंक भी नीचे दिए गए हैं, या वेबसाइट है studyandupdates.in। ठीक है, वहां पर आपको सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप लोग फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।